ओके एवरीवन, क्लास स्टार्ट किया जाए। वेक्टर का कौन सा लेक्चर है? फोर्टीन रहेगा। चलिए यहाँ तक आ जाइए। ये तो लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का एक फार्मूला तो ये भी है, वन ऑफ द फार्मूला। तो ए डॉट बी, इनके दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर मिलेगा, राइट। और ए डॉट बी का साइन कौन डिसाइड करेगा? साइन ऑफ कॉस थीटा, करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग सीखे थे कि अगर थीटा 90 से 0 के बीच में रहेगा तब मेरा ए डॉट बी का साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव होगा। और अगर थीटा का वैल्यू 180 से 90 के बीच में रहेगा देन ए डॉट बी निगेटिव रहेगा, मतलब। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर थीटा का वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री हो गया, करेक्ट स्टूडेंट, तब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा? क्यों जीरो मिलेगा? क्योंकि सर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस 90 करेंगे, कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, राइट। तो हम लोग को ए करना पड़ेगा कॉस 90, और ड्यू टू दिस फैक्टर ए वैल्यू हो जाएगा जीरो। तो एक्चुअल में असाइनमेंट में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा आपको कि प्रूफ दैट दिस गिवन टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या प्रूफ करना रहेगा? प्रूफ दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर आपने उसका दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला और अगर वैल्यू जीरो आ गया तो वहाँ से प्रूफ हो जाएगा, राइट। अब देखिए जैसे मेरे एक स्टूडेंट पूछ रहे कि सर जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, या नल वेक्टर।
तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड या कंपोनेंट किसी खास डायरेक्शन में क्या रहेगा, जीरो रहेगा, राइट। अगर किसी वेक्टर का कंपोनेंट आप किसी डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, तो ये तो पहले पढ़ाए हुए थे कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट अगर रिजॉल्व करते हैं और जिस डायरेक्शन में आप ब्रेक करना चाह रहे हैं कंपोनेंट को, उस डायरेक्शन के साथ उस वेक्टर का एंगल अगर 90 डिग्री रहेगा तो कंपोनेंट का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो। या अगर कहीं पे मिलेगा कि व्हाट द मीनिंग ऑफ जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर का मतलब या नल वेक्टर, तो नल वेक्टर दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज व्हाट, जीरो। एनीवे, तो यहाँ से आपने क्या सीखा स्टूडेंट कि सर यहाँ से अगर इस एग्जाम में आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, दो वेक्टर दिया रहेगा ए और बी और पूछा जाएगा प्रूव दैट वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप लोग को क्या करना है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया मतलब वहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। इसका मतलब यहाँ से हम लोग को एक चीज़ सीखने को मिला, कंडीशन ऑफ टू वेक्टर आर एक मिनट रुकेगा। Condition of two vector are perpendicular to each other। तो क्या बोलिएगा, if a dot b equal to 0 then वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, करेक्ट ना। किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे, चलिए इसको हटाएं। ये फिजिक्स का आगे के चैप्टर में बहुत बार आएगा, एक बार नहीं, सो मेनी टाइम्स, करेक्ट। ए डॉट ए क्या होगा, तो सर जो वेक्टर है उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा बताइए तो, 0 डिग्री। इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री, इज इट राइट। और cos 0 का वैल्यू 1, मतलब और ए का मैग्नीट्यूड ए और ए का मैग्नीट्यूड ए, तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ए डॉट
माइनस ए कितना होगा? सेम ही होगा, मुझे लगता है माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए। यस, तो उसको बना, देखिए उसको बनाने का, यस उसको बनाने का आसान तरीका ये भी है कि इतना दिमाग अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो सर माइनस को बाहर ले लेंगे, राइट, ले सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट ना, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ओके एवरीवन, ए डॉट माइनस ए के लिए सबसे आसान है कि माइनस को बाहर ले लेंगे, दिमाग लगाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा, करेक्ट। और ए डॉट ए तो अभी जस्ट निकाल के बैठे हुए हैं, कितना, ए स्क्वायर, मतलब माइनस ए स्क्वायर, इज इट राइट। चलिए हो गया ना। आई डॉट आई कितना, तो सर अभी तो जस्ट पढ़ा है, आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल 0 रहेगा, राइट। और आई का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, इज इट राइट। सर 1 हो जाएगा, याद रहेगा। और जे डॉट जे कितना होगा, डायरेक्ट लिख दे यहाँ पे 1, जस्ट लाइक दिस। और के डॉट क्या क्या हो गया, बहुत बार आएगा भाई, इधर इसके याद रखना है, के डॉट के 1, करेक्ट ना। आई डॉट जे क्या होगा आज के बाद, वन होगा। आई और जे के बीच में कितना एंगल, 180, तब करेक्ट ना। जे डॉट क्या क्या होगा, वेरी गुड। और के डॉट आई क्या होगा, 0। और बॉक्स में जिसको रखते हैं उसका मतलब समझते हैं ना कि आपके शॉर्ट नोट्स में फार्मूला रहेगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, चलिए यहां देखिएगा, ए है वेक्टर ए है वेक्टर बी और ए है एंगल थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू क्या, बोलिए, वेरी गुड। बी डॉट ए क्या होगा, नहीं अपने आप को थोड़ा समझाने के लिए, कभी अपने किसी बात को तसल्ली देने के लिए, सर बी ए कॉस थीटा लिखेंगे, राइट। बट भाई 2 इंटू 3 लिखें स्केलर क्वांटिटी में या 3 इंटू 2 लिखे, कोई फर्क पड़ेगा स्केलर में। तो क्या ए फर्स्ट और सेकंड सेम है, या जैसे कैसे पढ़ाए थे आपको, दो वेक्टर का एडिशन के लिए ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो गया था। तो इसको यस इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिविटी। तो यहाँ पे इसका मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो ओबे लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिविटी, इज इट राइट। इसका मतलब है कि ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क इसके वैल्यू पे नहीं पड़ेगा आज के बाद, करेक्ट ना। इसका मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट
ए डॉट नज़र आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे एक एरो देके लिख लेना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑल्सो ओबे लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिविटी। जो भी न्यूली ज्वाइंड स्टूडेंट हैं वो वेक्टर का जितना भी डाउट आता है, आप लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं ना तनीषा डे का? तो जितना भी वेक्टर का कहीं पे डाउट आता है सब कलेक्ट करके रखिएगा, जो भी न्यूली ज्वाइंड है। आपका भी प्रगति आ रहा, जो भी वेक्टर का लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, कहीं पे भी डाउट है तो जस्ट उस डाउट को नोटबुक में अलग से नोट करके रखना है, क्योंकि जब मैं डाउट क्लास लेना स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा। जस्ट यू टोल्ड मी कि हाँ सर यहाँ पे डाउट है, यहाँ इसका मतलब इस लेक्चर में यहाँ इसका मतलब क्या था, राइट? ओके। तो ए डॉट बी इक्वल टू व्हाट? बी डॉट ए। दिस इज कॉल्ड व्हाट? लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिविटी। इज इट राइट? यहाँ देखिए कितने वेक्टर का डॉट ले रहे हैं? बी और सी अलग है या बी प्लस सी को जोड़ दिए हैं? तो बी प्लस सी आर रिजल्ट ऑफ बी प्लस सी, इज इट द टू वेक्टर? इट इज द रिजल्टेंट वन वेक्टर? वन वेक्टर। तीन वेक्टर का एक साथ तो डॉट अभी देखे ही नहीं है और नहीं आया है, राइट? तो ए डॉट बी प्लस सी, इसका मतलब बी प्लस सी का रिजल्टेंट, करेक्ट? इस करेक्ट ना? तो एक्चुअल में बी ए का डॉट बी प्लस सी के साथ, या आप एक काम एक कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ए, इस ब्रैकेट को ओपन करना है तो ए डॉट बी अब प्लस ए डॉट सी, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ, एक मिनट रुकना है, लेट मी फिनिश, लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। क्या बोलेंगे? इसका मतलब, इस दोनों में अलग डिफरेंस है। यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि आज के बाद बी और सी का रिजल्टेंट के साथ ए का डॉट लें, या बी का साथ इंडिविजुअल डॉट लें और सी के साथ इंडिविजुअल डॉट लें और उसको बाद में जोड़ दें, अलग वैल्यू मिलेगा या सेम वैल्यू मिलेगा? सेम वैल्यू मिलेगा, करेक्ट। देखिए अब यहाँ पे है कि पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चों अच्छा ये तो एज इट इज है, भाई एज इट इज नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो काम किए हैं वो बी और सी को पहले जोड़ दिया, बाद में एक साथ डॉट लिए, राइट? और राइट हैंड साइड में जो काम किए हैं वो बी के साथ अलग डॉट लिए इंडिविजुअली और सी के साथ अलग डॉट लिए ए का इंडिविजुअली, अब बाद में उसको दोनों को जोड़े हैं, राइट? बट ए वैल्यू और ए वैल्यू आपको सेम मिल जाएगा, और इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एसोसिएटिव। चलिए, हो गया ना? हाँ, इम्पोर्टेंट है इसका, ये सब हम लोग रेडी कर रहे हैं फिजिक्स समझने के लिए। तो पहले ही बोल दिया हूँ कि वेक्टर क्या है? वेक्टर इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। दो चीज़ होता है ना, बोल चाल का भाषा। जैसे इंग्लिश बोलने के लिए देखते हैं हम लोग कैसे थोड़ा सा वर्ड वोकेबलरी ठीक करना पड़ता है, 100-200 वर्ड। उसके बाद थोड़ा सा इज आर कहाँ पर लगाना चाहिए, शुड कुड कैन समथिंग लाइक दैट। तो वो हो गया क्या, लैंग्वेज इंग्लिश बोलने का, कि इतना से मेरा काम चलेगा। वैसे ही पूरा फिजिक्स को समझने के लिए इसको बोला था वेक्टर एंड मैथमेटिक्स को लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मतलब आप डायरेक्ट बिना वेक्टर और मैथमेटिकल टूल का आगे का फिजिक्स नहीं समझ पाएंगे, एक स्टेप भी नहीं समझ पाएंगे, करेक्ट ना?
चलिए स्टूडेंट, अब लिखिए, यहाँ देखिए, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, करेक्ट। समटाइम्स हम लोग को दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट दिया हुआ रहेगा, करेक्ट। दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट दिया हुआ रहेगा और तब पूछा जाएगा फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द एंगल बिटवीन। तो सर आज के बाद यहाँ से ही काम कर लेंगे, करेक्ट ना। और अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए फार्मूला का देखने का नज़रिया, एक कभी निगेटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड नेवर भी निगेटिव। इसका मतलब है कि सर जो ए डॉट बी का साइन रहेगा वही कॉस थीटा का साइन रहेगा, और अगर ए डॉट बी का साइन पॉजिटिव है मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि राइट हैंड साइड का क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है मतलब थीटा एक्यूट रहेगा, और राइट हैंड साइड का क्वांटिटी अगर निगेटिव है मतलब थीटा ऑब्ट्यूज रहेगा, करेक्ट, करेक्ट ना। और राइट हैंड साइड का क्वांटिटी अगर जीरो हो गया मतलब डैम श्योर ए और बी परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। अनटिल अनलेस ए और बी में से कोई नल वेक्टर ना हो, क्योंकि दो वेक्टर का ए डॉट बी, यहाँ देखिए ए डॉट बी का जीरो होने के लिए ए बी कॉस थीटा आप लिख रहे हैं ना। और तब बोलेंगे इसको जीरो होने का क्या तरीका हो सकता है, सर इसको जीरो होने का वन ऑफ द तरीका हो सकता है थीटा 90 हो जाए, राइट। दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि ए और बी में से कोई जीरो वेक्टर मतलब नल वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, और ए और बी में से किसी का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा तो थीटा 90 नहीं रहेगा, तब भी ए डॉट बी जीरो हो जाएगा। इस यस, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर असाइनमेंट मिलेगा पॉसिबिलिटी के लिए तो हम लोग वहाँ पे इस बात कर सकते हैं कि ए डॉट बी का जीरो होने के लिए दो चीज़ हो सकता है, या तो थीटा 90 हो जाए और नहीं तो ए और बी में से कोई भी एक नल वेक्टर हो जाए, राइट। चलिए हाँ, एक डॉट है, मैंने बस क्या किया दिस ए, नहीं नहीं, ये तो ये वाला टर्म को नीचे लेके गए हैं, यहाँ पे डॉट था क्या, इसी टर्म को नीचे लेके गए हैं। मैंने क्या किया दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, राइट। तो चलिए हो गया ना, यहाँ पे डॉट था। अब हेडिंग बनाइएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन कार्टेशियन सिस्टम, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन कार्टेशियन सिस्टम। लेट अस सपोज मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए को कार्टेशियन सिस्टम में क्या आज के बाद ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और प्लस बी जेड के। तो ए डॉट बी इक्वल टू, सर ए डॉट बी इक्वल टू ए के बदले पुट कर देंगे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इसका मतलब है कि सर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका, प्रॉब्लम पूछने का एक तरीका तो ये रहेगा कि दोनों वेक्टर दे दें और बीच का एंगल दे दें, दो वेक्टर दे दें, दोनों का मैग्नीट्यूड बताते हुए दोनों का बीच का एंगल दे दें, इज इट राइट। और सेकेंड तरीका हो सकता है कि उसको कार्टेशियन सिस्टम में ऐसे दे दें लेकिन बीच का एंगल आपको नहीं पता रहेगा, बीच ए एक्स पता रहेगा, ए वाई पता रहेगा, ए जेड पता रहेगा, बी एक्स पता रहेगा, बी वाई पता रहेगा, बी जेड पता रहेगा, बट इन दोनों के बीच का एंगल नहीं दिया रहेगा, राइट।
करेक्ट ना। अब चलिए इस केस में यहाँ से टर्म स्टार्ट कीजिएगा। अभी जस्ट लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी पढ़ाए थे। लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी में क्या कहते हैं कि इसको लिए थे, किसी एक को लिए थे और सबके साथ डॉट करते हुए इस ब्रैकेट को ओपन किए थे, राइट। तो भाई यहाँ पे इसको, इस टर्म को लेंगे और इन सब के साथ डॉट करेंगे, करेक्ट। तो ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई, यहाँ देखिएगा ए एक्स आई रफ कर रहा हूँ डॉट बी एक्स आई, और ए टर्म तो स्केलर क्वांटिटी है ना, ए एक्स और बी एक्स क्या है, स्केलर है, राइट। तो आप ए एक्स और बी एक्स को बाहर निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या, आई डॉट आई, क्या बचेगा, आई डॉट आई। मतलब कहने का मतलब ये हो गया स्टूडेंट के 2a डॉट 3b रहेगा ना, आज के बाद 2a डॉट 3b, तो 2 और 3 को बाहर निकाल सकते हैं आप और डायरेक्टली a डॉट b कर सकते हैं, इज इट राइट। तो वैसे ही ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई के लिए एक यस वही नॉर्मल किए हैं, वही नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, करेक्ट ना। अब नहीं इसमें किसी स्टूडेंट को डाउट ये रहेगा, एक मिनट रुकिएगा, रफ कर रहा हूँ। बोलिए आपको क्या पढ़ाए थे कि किसी वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मेरा वेक्टर ए ऐसे है और तब मैं आपसे पूछूंगा 2a का मतलब क्या रहेगा, तो इस a को कितना से मल्टीप्लाई किए, 2 से, और वो 2 क्या था, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। तो किसी वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से क्या उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो सर फर्क क्या पड़ा, तो सर उसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया, राइट, यही हुआ ना। ये तो सिंपल सा बात है भाई, कॉन्फिडेंस के साथ बोले यस बिल्कुल सर, राइट। इसका मतलब किसी वेक्टर को अगर a को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो 2a मिला वो नया वेक्टर है, बट उसका 2a का डायरेक्शन और a का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा। ये पढ़े थे अंडर द हेडिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो a और 2a के बीच में कितना एंगल, 0 डिग्री, करेक्ट ना। इसका मतलब जो a और 2a का सेम डायरेक्शन, मतलब a जो डायरेक्शन इसका रहेगा वही डायरेक्शन इसका रहेगा, इज इट क्लियर। तो जिनको भी थोड़ा सा मन में संशय है तो 2a डॉट 3b, तो एक काम करते हैं 2a का डायरेक्शन और 3b का, 2a का डायरेक्शन a का डायरेक्शन में और 3b का डायरेक्शन b का डायरेक्शन में, राइट। तो मान लेते हैं कि आप ये बोलना चाहते हैं सर ऐसे ही तो करते तो अच्छा रहता, कॉस थीटा, राइट। अब भाई ए 2a था और एक क्या है 3b है और कॉस थीटा है, तो 6ab कॉस थीटा हो गया, इज इट क्लियर। क्या अलग आया, इसके बदले a डॉट बी नहीं लिखेंगे, तो आप तो बी कॉन्फिडेंट कि सर ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए तो इसको कॉर्नर में लिख लीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। इसका मतलब आज के बाद हम लोग एक काम भी कर सकते हैं कि नॉर्मली जो स्केलर रहेगा उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट ना। ठीक है, अभी आप लोग को हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपके लिए सब कुछ पहला बार है। हो गया, तो चलिए अभी हम इसको हटा रहे हैं। हाँ हाँ यस, तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि मैग्नीट्यूड 0 है तो लेंथ ड्रॉ करें, लेंथ नहीं ड्रॉ करेंगे, तो लेंथ ड्रॉ नहीं करेंगे मतलब डॉट रहेगा, राइट।
तो इस डॉट का डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन लेस, राइट। लेंथ ड्रॉ करने से पता चलता है ना कि अच्छा लेंथ में क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। तो लेंथ ड्रॉ करेंगे तो इधर ड्रॉ करें या इधर ड्रॉ करें या इधर ड्रॉ करें, राइट। बट नल वेक्टर है तो नल वेक्टर का लेंथ ही नहीं है, तो एरो ड्रॉ करे किधर करें, लेंथ का मतलब एरो ड्रॉ करना है, राइट। दैट्स वाई आज के बाद नल वेक्टर का क्या डायरेक्शन रहेगा, तो सर इट इज डायरेक्शनलेस, इज इट राइट। तो अगर एग्जाम में आ गया डिफाइन नल वेक्टर तो क्या बोलना है, वैसा वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर, राइट। एंड डायरेक्शन इज अनडिफाइंड, क्या बोलेंगे, डिफाइंड या अनडिफाइंड। सर्कल जानते हैं ना, क्या जानते हैं एक यस। अब आप थोड़ा सा मैच्योर्ड वाला आंसर देना पड़ेगा। यहाँ देखिए सर्कल जानते हैं, क्या जानते हैं, मतलब क्या मीनिंग रखता है, तो सर सर्कल मतलब 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, प्लेन में रहेगा और किसी खास पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे, राइट। और किसी खास पॉइंट से ऑल डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो मुझे मिलेगा स्फेयर का सरफेस, राइट। एनीवे तो चलिए अब हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोग एक्स आई डॉट पहले इस टर्म को लूँगा और इन तीनों के साथ डॉट लूँगा। तो क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसका लेने के लिए अलग से एक्स बी एक्स को बाहर निकाल लें और आई डॉट आई कर सकते हैं। और अभी जस्ट पढ़ाए थे आई डॉट आई इक्वल टू 1, राइट। और स्टूडेंट इस टर्म का इसके साथ डॉट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इस टर्म का इसके साथ, कैसे काम चलेगा बेदारसी, पूरा दिमाग लगा के बात करना है। एक्स बी वाई और आई डॉट जे हो गया, आई डॉट जे का वैल्यू 0 था, राइट, करेक्ट ना। अभी जस्ट बात है ना, आई डॉट जे इक्वल टू 0, इसका मत, और एक्स इस टर्म के साथ डॉट अगेन 0, इसका मतलब इस टर्म का इन तीनों के साथ डॉट लिए सिर्फ एक ही वैल्यू मिला, ए एक्स बी एक्स, राइट। वेरी गुड, इस टर्म का इन तीनों के साथ डॉट लेंगे, कितना टर्म मिलेगा, देखिए तो दिमाग दौड़ाइए। तो अब इसका ले रहे हैं, ए वाई बी वाई सिर्फ मिलेगा, राइट। और इसका इन तीनों साथ डॉट लेंगे तो सर ए जेड बी जेड मिलेगा, करेक्ट ना। तो आज के बाद इसको अब क्या हर टाइम पे मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि देखिए कार्टेशियन सिस्टम में ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आज के बाद इसको रट्टा मार जाए, समझ गए। अब रट लेंगे आज के बाद पूरे 2 साल तक, जैसे ही बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम में ए डॉट बी तो क्या बोलना है सर, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, इज इट राइट। चलिए नहीं, यहाँ पे इसका मतलब वही मैं समझा रहा था, अब यहाँ पे कंपेयर करता हूँ। यहाँ देखिए इसका मतलब है कि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने का 2 तरीका, या तो दोनों वेक्टर दिया रहे और उसके बीच का एंगल, 2 वेक्टर दिया रहे और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे दिया रहेगा, कंपेयर कर रहा हूँ। एक तरीका फर्स्ट मेथड क्या रहेगा स्टूडेंट, सर फर्स्ट मेथड ये रहेगा कि ए का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, करेक्ट, बी का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा और इन दोनों के बीच का एंगल दिया रहेगा। तो जब ऐसे दिया रहेगा तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा कर देंगे, राइट। और सेकेंड मेथड रहेगा कि 2 वेक्टर दिया रहेगा लेकिन उसके बीच का एंगल नहीं दिया रहेगा, लेकिन वो दोनों वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम में दिया रहेगा। तो कार्टेशियन सिस्टम में ए डॉट बी निकालने के लिए इसका यूज करेंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड, इज इट राइट। चलिए हो गया ना। तो आपके पास 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने का कितना फार्मूला है, एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है। अब कौन सा फार्मूला कब लगाना है, तो सर अगर 2 वेक्टर दिया हुआ है और दोनों का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल दिया हुआ, दोनों का बीच का एंगल दिया हुआ रेडीमेड, करेक्ट, तो डायरेक्टली ये भी कॉस थीटा लिख देंगे। लेकिन 2 वेक्टर दिया हुआ कार्टेशियन सिस्टम में दिया हुआ है, तब
ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, इज इट राइट? अच्छा, यहाँ देखिए ए डॉट बी इक्वल टू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए डॉट बी इक्वल टू आपने क्या लिखा सर? कार्टेशियन सिस्टम में ए एक्स बी एक्स ए बाई बी बाई अब प्लस ए जेड बी जेड। इसका मतलब है स्टूडेंट कि आपको ये पता था कि ए कौन सा वेक्टर है? नहीं पता है, बस ए कोई वेक्टर है, राइट? और बी भी नहीं पता है। इसका मतलब सर ये है कि फिजिक्स में किसी भी दो वेक्टर का डॉट, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में जितना भी वेक्टर रहेगा उसका बैठकर आप डॉट लेते रहिए, जिसका डॉट प्रोडक्ट डिफाइन है, जिससे कुछ आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, राइट? तो वहाँ पे हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। उसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए, मैंने क्या लिखा? एक मिनट। जैसे आज तक आपसे पूछे थे कि वर्क का मतलब वर्क लिए, तो आप बोलते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? अब आज के बाद ये नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे, कोई पूछेगा कि वर्क डन इक्वल टू, तो बोलना है कि वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। किसका? डॉट प्रोडक्ट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि सर ये चीज़ तो हम लोग को फिजिक्स में बहुत आगे चलकर मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, आगे चलकर वर्क ऑफ एनर्जी एक चैप्टर है एचसी वर्मा में, वहाँ मिलेगा, करेक्ट ना? लेकिन आपके एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन वेक्टर के चैप्टर में यहाँ देखना है। आपके मेरा एक नेफ्यू यहाँ पे क्लास करता है, 10th में है, कभी कभी बीच में पावर ब्रेक भी ले लेता है। उसको 10th क्लास में, लेकिन उसको अभी बैठाते हैं कि बैठो, देखो कम से कम कुछ 10th क्लास से ही कुछ तो जानोगे। यहाँ देखिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस पे आपका वेक्टर के क्लास में ही, वेक्टर के चैप्टर में ही स्कूल के एग्जाम में आएगा। तो सर ये तो वर्क ऑफ एनर्जी में आना चाहिए, तो वो एक्चुअली सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे कि ये आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, राइट? तो एक्चुअल में जो आप जानते थे 10th क्लास या 9th क्लास में, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या एफ डी कॉस थीटा, अगर ए फोर्स है या डिस्प्लेसमेंट है, ए फोर्स और ए मेरा पार्टिकल किस पॉइंट से किस पॉइंट पे गया है, मेरा पार्टिकल पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे गया है, राइट? और फोर्स किधर लगा रहे हैं सर? यस जी हाँ, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। आपके पास कोई, कैसे आप एयरपोर्ट वगैरह पे अपने बैग को खींचते हुए लेके जाते हैं, राइट? एक ब्लॉक है इस ऐसे फोर्स, तो क्या ये ऐसे आएगा ब्लॉक या ऐसे जाते रहता है, राइट? इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, बट फोर्स तो आप ऐसे लगा रहे हैं, राइट? वेरी गुड। तो एक्चुअल में स्टूडेंट यहाँ पे आज के बाद वर्क डन के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे या एफ डॉट डी बोलेंगे? और ये क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो जिसको हम लोग 10th या 9th क्लास में ऐसे देखते रहते थे कि ए एफ है, ए डी है, ये थीटा है, तो वर्क डन इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा लिखते फार्मूला मिलता होगा, राइट? अब एक्चुअली क्यों मिलता था वो देखिए, अब समझ में आया क्यों मिलता था? सर ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का, तो इसका मतलब एफ का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड और कितना? कॉस थीटा, करेक्ट?
बट अभी बहुत अर्ली बात ये है, बट फिर भी याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे जो भी चीज़ लिखूँगा तो एक्चुअल में वहाँ पे हर एक चीज़ पे मैं कोशिश करूँगा कि कुछ रॉन्ग यहाँ से कॉन्सेप्ट ना चला जाए। तो एक्चुअल में ये वर्क डन का फार्मूला है, बट दिस इज नॉट वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन। दिस फार्मूला ओनली वैलिड व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। क्या लिखना है? दिस फार्मूला ओनली वैलिड व्हेन फोर्स इज व्हाट? कांस्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर फोर्स वेरिएबल रहेगा तो कैसे होगा? तो फोर्स वेरिएबल रहेगा तो जाके वर्क पर में पढ़ेंगे, अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। करेक्ट। लिखिए ये वर्क डन का, तो एक मिनट में वर्क डन नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूँ, राइट? तो लेकिन ये वर्क डन का फार्मूला ये डायरेक्ट एफ डॉट डी डायरेक्ट। तो अगर कोई बोलेगा कि नहीं एफ डॉट डी न लिख के वर्क डन के लिए मैं एफ डॉट डेल्टा आर लिखूंगा, अलग बात या सेम ही बात? तो चेंज इन पोजिशन वेक्टर को ही तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एफ का मैग्नीट्यूड डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट? बट यहाँ पे आपको लिखना है दिस फार्मूला वैलिड, कब तक वैलिड कब तक रिजल्ट देगा? यस। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ देखिए, इसमें दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, राइट? या पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, करेक्ट? क्वेश्चन रहेगा कि बाई अप्लाइंग ए फोर्स पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, इज इट राइट? अब फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20 न्यूटन। कितना न्यूटन? और 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर, करेक्ट ना? तो ये 10 मीटर क्या है? 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, राइट? अब तब पूछा जाएगा, और यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर पहले से मैग्नीट्यूड दिया हुआ है एफ इक्वल टू 20 न्यूटन और ये एंगल दिखाया हुआ है, करेक्ट? इसका मतलब यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन ऐसे है और मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या रहेगा? इसका मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाने के ड्यूरेशन में फोर्स अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा। अगर वो चेंज करेगा तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, जी राइट? तो इस केस में वर्क डन के लिए क्या लिखेंगे? एफ डॉट डी, और एफ डॉट डी का मतलब एफ डी कॉस 60, करेक्ट ना स्टूडेंट? और एफ का वैल्यू 20, डी का वैल्यू 10 और कॉस 60 का वैल्यू हाफ, कितना हो जाएगा? बोलिए। 15 100 क्या? 100 क्या है? आम है, इमली है, मैंगो है, क्या है? सारा काम ऐसा सिस्टम में कर रहे हैं तो आंसर भी तो ऐसा सिस्टम में देंगे। और एनर्जी का ऐसा सिस्टम में वर्क क्या? एनर्जी, इट इज काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए मान लेते हैं कि रेलवे स्टेशन पे अपना सूटकेस किसी कुली को दे दिए और आप थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ लिए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क जोड़कर इसको पैसा दूंगा। तो वर्क डन बाय कुली ऑन सूटकेस कितना रहेगा? वो वर्क इसको वो बेचारा ये मूव ऐसे करते रहेगा और फोर्स ऐसे लगाते रहेगा, राइट? और एंगल बन जाएगा 90 बनते रहेगा, तो वर्क डन तो 0। जनरली देखने से एक्चुअली वर्क डन होता है भाई, वर्क डन तो होगा, हम लोग को पता नहीं चलेगा। उसका मांसपेशिया जो भी है इंटरनल वर्क तो कर रहा है, वो टायर्ड हो रहा है, करेक्ट? तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना है कि फिजिक्स वाला वर्क डन जोड़ के उसको पैसा दे रहे हैं। चलिए एक टाइप का तो पता चल गया ना कि सर कैसे आएगा। दूसरा टाइप ये देखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए, इफ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम
0.1 to 0.2 P1 से P2 under the due to force then find out the work done. Then find out the work done. -1 अब 1 मिनट रुकिएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर अब यहाँ पे आपका फोर्स वेरिएबल, सब लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कोई स्टूडेंट मारिया पब्लिक के हैं? ओके। तो एक्चुअली या किसी भी स्कूल में है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। ऐसे फोर्स दिया रहेगा, ऐसे फॉर्मेट रहेगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स या वेरिएबल फोर्स? भाई अगर मैं एक मिनट, ये वेरिएबल फोर्स किसका आंसर है? रोजा बरुआ, चलिए मुझे ये बताइए कि a प्लस बी प्लस सी लिखे और a भी कांस्टेंट, b भी कांस्टेंट और c भी कांस्टेंट। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट का सम क्या? 10th क्लास तक पढ़े होंगे ना कि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। वेरी गुड। अब मुझे जरा ये बताइए तो कि -3i वेरिएबल या कांस्टेंट? तो सर -3 तो कांस्टेंट और i बोलने के बाद एकदम फिक्स डायरेक्शन आता है। i क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डायरेक्शन में कोई आपको डाउट हो रहा है कि वेरी कर रहा है? नहीं, मतलब एक टर्म कांस्टेंट है, राइट। तो भाई 4j क्या रहेगा, वेरिएबल या कांस्टेंट? और 2k क्या रहेगा? तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। करेक्ट ना? इसका मतलब जो मुझे दिया हुआ था फोर्स, और वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है कांस्टेंट फोर्स? कांस्टेंट। और लेकिन आपको क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यहाँ पे देखना है, बाद में पीछे देखना है। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल दिया हुआ है। और फोर्स आपका किस सिस्टम में दिया हुआ? कार्टेशियन सिस्टम में। लेकिन एक बढ़िया बात आप लोग के लिए हो गया कि फोर्स कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला सिर्फ आपको कांस्टेंट फोर्स के लिए भी दिए हैं, राइट ना। इसका मतलब इस फार्मूला का डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। सर अभी तो बताए थे कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन इक्वल टू एफ, मुझे बना दीजिए इस फार्मूला, इस प्रॉब्लम को। कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन का फार्मूला है एफ डॉट डी। अब यहाँ पे एफ डॉट डी आने के बाद आपके मन में उधेड़बुन रहेगा कि एफ डॉट डी में सर ने 2 फार्मूला दे दिया, एफ डी कॉस थीटा, या क्या रहेगा, एक रहेगा कार्टेशियन सिस्टम वाला ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यहाँ पे कौन सा लगाएं? तो एफ डी कॉस थीटा वाला यहाँ पे काम करेगा। आपको थीटा पता है क्या? नहीं पता है। तो क्या रास्ता मिल गया कि कौन सा रास्ते पे चलना है? और f को यहाँ पे f को क्या ऐसे लिख सकते हैं? एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, और डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा, राइट। और एफ एक्स आई एफ वाई जे, इस टाइप का क्वेश्चन किसी को एग्जाम में, देखिए सबसे बड़ा पॉइंट है किसी दूसरे पे पॉइंट आउट करना, फिंगर उठा देना, राइट, कि नहीं बना। भाई एक बार अगर टीचर पढ़ाते हैं तो कम से कम 2 बार आपको देखना पड़ेगा, और एग्जाम में 2 साल बाद बैठने से पहले कम से कम 5 बार देखना पड़ेगा। नहीं,
टेंथ का बोर्ड आप नहीं दिए मानते हैं, बट नहीं लगता कि बोर्ड का एग्ज़ाम से पहले हम लोग बहुत मेहनत करते हैं? कितना बार, कम से कम तो 3-4 बार तो जरूर सिलेबस को रिवीजन कर जाते होंगे या कर गए होंगे। तो टेंथ बोर्ड के लिए 3-4 बार करना चाहते हैं, और मेन जो आएगा, मेन कैरियर का बोर्ड आने वाला है, राइट? तो उसके लिए इसका मतलब सब कुछ के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, आपके इंटरनल एग्जाम, स्कूल के एग्जाम में या कहीं भी, और मेरे पढ़ाने के बाद अगर नहीं बनाते हैं, मतलब आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। समझे नहीं? यानी मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ तो काम आपको करना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा। चलिए, और डेल्टा आर के बदले क्या अब ये लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा जेड के। भाई तो एक काम कर दिया किसके जैसा, जस्ट लाइक वेक्टर ए, राइट? और ए किसके जैसा काम कर रहा है, जस्ट लाइक वेक्टर बी, राइट? और अब फास्ट होने का टाइम आ गया, ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, सब जगह पे एक्स, राइट? ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यही था ना? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स डेल्टा एक्स, एफ वाई डेल्टा वाई, एफ जेड डेल्टा जेड। तो यहाँ पे इसको यूज कर लेंगे, राइट? चलिए देखिए, फार्मूला याद रखने से ज़्यादा बेटर ये फार्मूला नहीं है। ए डॉट बी के जैसा तो बहुत मिलेगा ना, ये तो स्पेशल केस हो गया, राइट? एफ डॉट डेल्टा आर। तो हम लोग इसको फार्मूला, देखिए फार्मूला जस्ट स्टार्ट दे दिया, इसको फार्मूला बना ले, या ए डॉट बी को याद रखें, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, किसको याद रखना बेटर रहेगा? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, राइट? यहाँ पे याद बस हम लोग को ये रखना है कि यहाँ पे ए चलेगा, एफ के लिए डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी, मतलब एफ डॉट डेल्टा आर। अब यहाँ पे है कि मेरे पास दो रास्ता है, कार्टेशियन सिस्टम में काम करें या एफ डी कॉस थीटा के टर्म में। तो यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम के लिए, तो कार्टेशियन सिस्टम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, राइट? चलिए अब सॉल्यूशन कर सकते हैं। एफ एक्स कितना है देखिए, तो -3, और डेल्टा एक्स कितना है स्टूडेंट, डेल्टा, वेरी गुड, -1 -2, यही लिखिएगा ना, -1 -2 1। एफ वाई कितना है 4, और डेल्टा वाई कितना है 1। एफ जेड कितना है 2, और डेल्टा जेड कितना है 3। ओके, वेरी गुड। कितना वैल्यू आया, 7 जूल, राइट? दिस इज द आंसर, करेक्ट ना? ओके, और तब आपसे पूछा जाएगा कि ये तो कांस्टेंट फोर्स था, यहाँ देखना है, मतलब हम लोग का काम खत्म हो गया, हम लोग का आंसर आ गया, मार्क्स मिल जाएगा, करेक्ट ना? लेकिन अब यहाँ पे आपका फोर्स वेरिएबल फोर्स था या कांस्टेंट फोर्स था? वेरी गुड। तो कांस्टेंट फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका एक फिक्स डायरेक्शन रहा होगा, कांस्टेंट है तो। और डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब तब आपसे पूछ लेंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसी क्वेश्चन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज रहेगा या एक्यूट रहेगा? यस, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आता है मतलब एक्यूट एंगल रहा होगा, राइट? आंसर तो आ गया, बट इसमें नया कुछ क्या सीखे, इसका थोड़ा यहाँ पे ही सीख लिए। मुझे यहाँ पे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिए थे, वो वेक्टर था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और इसका डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब डैम श्योर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक्यूट रहा होगा। इज इट राइट? अब इसी में एक और क्वेश्चन बना लें, और सेकंड इसी क्वेश्चन, W क्या है? W इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, राइट?
और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट एंगल है, इज इट राइट? यस, तो वही मैं यहाँ पर आपको इंडिकेट किया। मैं हम लोग का काम हो गया था कि दिस इज माय आंसर, बट ये वैल्यू पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल एक्यूट बन रहा होगा, इज इट राइट? अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ऑल्सो फाइंड आउट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सेम क्वेश्चन में तो बोलिए, यहां देखिएगा सॉल्यूशन के लिए ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा ना, तो क्या यहां से यूज कर सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी? और सर ए डॉट बी तो रेडीमेड निकाल के रेडी हैं, करेक्ट? तो क्या ए डॉट बी के लिए 7 लिख दें? और यहाँ पे ए का काम अगर यहाँ पे वेक्टर ए का काम अगर फोर्स कर रहा है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? फोर्स आपको दिया हुआ था, व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? इसका मतलब ए हुआ स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या इसको ऐसे लिखा जाए एफ डॉट डेल्टा आर और डिवाइडेड बाई एफ का मैग्नीट्यूड इंटू डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड। तो कॉस थीटा इक्वल टू, इसका वैल्यू तो ऑलरेडी निकल गया है, पहला क्वेश्चन यही था 7, और एफ का व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स कितना था फर्स्ट बोले तो कितना फोर्स था? -3i प्लस 4j प्लस, तो इसका मैग्नीट्यूड के लिए मुझे लगता है ये फार्मूला अप्लाई होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इज इट राइट? एक पिछले क्लास में 3 डायमेंशन में नहीं पढ़ाए थे आप लोग को, ऐसा कुछ पढ़ाए थे? ए इक्वल टू एक्स आई, एक मिनट रुकिए, कुछ को स्टूडेंट भूल गए होंगे ना, अभी इस सीखने और भूलने का दौर चलते रहेगा कुछ दिन तक। ऐसा फार्मूला क्या हम लोग देखे थे? तो क्या इसके लिए ए रहेगा वैल्यू, राइट? कितना वैल्यू रहेगा? 9 प्लस 16 प्लस 4 रूट ओवर 29, करेक्ट? और डेल्टा आर कितना है? डेल्टा आर कितना था स्टूडेंट? तो डेल्टा आर के लिए तो सर ए लिखना था ना, डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा एक्स आई और डेल्टा वाई जे और प्लस डेल्टा जेड के, और डेल्टा एक्स कितना था? थोड़ा फास्ट बोले तो डेल्टा एक्स 1 आई, वेरी गुड। डेल्टा वाई कितना था? 1j डेल्टा जेड। तो डेल्टा का मैग्नीट्यूड क्या ऐसे लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 11, एग्री ना? मतलब कॉस थीटा इक्वल टू सर 7 बाई रूट ओवर 29 इंटू 11 कितना होता है भाई? इतना देर में, करेक्ट ना? तो एग्जाम में इतना ही लिख के छोड़ के आना है या इसको कॉस इन्वर्स कर देना है? ऐसे कर दीजिएगा, दिस इज द आंसर, करेक्ट? ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो जाएगा? चलो तुम जल्दी से निकलो तो, सॉरी मैं अपने इसको बोल रहा हूँ। यहाँ पे मेरे साथ
मेरा 2 नेफ्यू रहता है, एक क्लास 12th में है इस बार और एक 10th में गया है। तो 12th वालों को भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, अच्छा मेहनत कर रहा है। और 10th में गया है तो उसको मैं बोला हूँ कि बैठ के देखो, अब बेचारा फंस गया है। 10th का भी उसको पढ़ना है और मैं इधर 11th का कुछ कुछ दिखा रहा हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा 11th का पहले से पढ़ के रखेगा तो शायद अच्छा रहेगा उसके लिए आगे चलकर। अभी लेंगे क्वेश्चन। मेरे साथ एक स्टूडेंट था सुपर 30 में जिसका रैंक 10th था IIT में, प्रियांशु झा। 1 मिनट सुन लीजिए, बड़ा मोटिवेशनल है आपके लिए। तो उसके मदर और फादर दोनों IITian हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर सही से गाइडेंस मिला जाए तो फर्स्ट टाइम में वो 10th रैंक लाया IIT में। 10th रैंक बहुत बड़ा रैंक होता है, राइट? तो जस्ट लाइक टॉपर ही। तो भाई अब माहौल कैसा था ये सोचिए तो, मदर और फादर दोनों IITian, राइट? तो प्रोडक्ट भी IITian, बड़ा IITian। तो वो IIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस पढ़े, अब फिर MIT से, MIT समझ रहे हैं ना, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट, यस, वहाँ से MS किए। और उसके बाद वहाँ से भी मन नहीं भरा तो इंडिया में आके फिर से IS दी और 9th रैंक लाया। तो सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी, तो भाई वो क्लास 8 से तैयारी शुरू कर लिया था। क्लास 8 में कैलकुलस जो अभी आप देख रहे हैं ना, वहाँ तब से वो क्लास 8 से ही स्टार्ट हो गया था उसका। चीज़ अगर पता है और सही से इन्वॉल्वमेंट है तो क्लास 8 में जो कैलकुलस देख रहा है और ये वेक्टर वगैरह सब क्लास 8 वगैरह से ही देख के रेडी है, तो उसको क्लास 8, 9, 10th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th 5 साल मिल गया ना टाइम, थोड़ा 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 करके, राइट? अब इसमें है कि मैं किसी बच्चों से अगर ऑफलाइन में जब बैठता था, कोई पेरेंट्स आते थे एडमिशन के लिए, तो मैं बच्चों से पूछा था कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अरे मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, शायद विद्यार्थी भी आएंगे तो मैं पूछा होगा करना क्या चाहते हैं, राइट? तो बच्चे मतलब कुछ का तो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है कॉन्सेप्ट, मुझे लाइफ में ये करना है, ऐसे ऐसे मेरा रास्ता है, ऐसे करियर बनाना है। कुछ का आंसर बड़ा स्मार्ट आंसर होता है, एट नॉट डिसाइड एट, मतलब अभी तक मैं डिसाइड नहीं किया हूँ। तो भाई अभी नहीं डिसाइड किया, डिसाइड तो मतलब हम लोग गांव में रहकर क्लास 8th में 9th क्लास में गए थे तो एडवांस में थे। यहाँ भी चलता है ना स्टेट बोर्ड में एडवांस मैथ या इकोनॉमिक्स लेना होता है 9th 10th में। तो अगर मुझे IIT करना है तो एडवांस मैथ लूँगा, क्योंकि 9th और 10th का एडवांस मैथ में 11th का बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री, जो अभी आप ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में पढ़ रहे हो वो मैं 9th या 10th में बना लिया था, क्योंकि 10th में ही था एडवांस मैथ में। तो अगर मुझे उस रास्ते पे जाना है IIT के लिए तो मैथ स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तो 70% मेरा पूरा 9th और 10th का टाइम मैथ पे ही दे दिया था। डिफरेंट पब्लिकेशन का ला के बनाते रहता था एडवांस मैथ, और उसमें IIT का कुछ कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन। तो वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बट और बच्चे अगर मेट्रो में हैं तो और भी क्लियर होना चाहिए। एनीवे एक और प्रॉब्लम बनाइए। A इक्वल टू 2i माइनस 3j अब प्लस 4k और B इक्वल टू माइनस 4i प्लस 3j माइनस 5k। पहला क्वेश्चन, फाइंड A डॉट B। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B। एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर पाएंगे? चलिए
इतना देर तो ए डॉट बी में नहीं लगना चाहिए। वेरी गुड। लेकिन एग्जाम में जब बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो पहले ऐसे लिख लीजिएगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई अब प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, सब्जेक्ट एग्जाम में। तब ए एक्स का वैल्यू 2 और बी एक्स का वैल्यू कितना -3, ए वाई का वैल्यू सॉरी बी एक्स का वैल्यू कितना -4 और ए वाई का वैल्यू -3, अब बी वाई का वैल्यू 3, अब ए जेड का वैल्यू 4 और बी जेड का वैल्यू -5, कितना हो जाएगा -37, करेक्ट। और सेकेंड में अब एक मिनट, ये तो यहाँ से ही पता चल गया ना कि सर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर निगेटिव आ गया मतलब पक्का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, राइट। तो क्या डायरेक्टली सेकेंड प्रॉब्लम में था फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं ए डॉट बी और डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी तो ऑलरेडी निकाले हुए हैं आप -37 और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इसका कैलकुलेशन कर लेगा ना। देन थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -37 और डिवाइडेड बाई 29 इंटू 50, करेक्ट। दिस इज आंसर। चलिए एक प्रॉब्लम और बनाइए, हो गया ना एवरीवन। देखिए तो यहाँ तक नज़र आ रहा है। यस, फाइव रूट। हाँ देखिए रोजा बोल यहाँ तक काम मेरा था, यहाँ के बाद का जो ब्रैकेट के अंदर का काम क्या है सर, ये तो 7th क्लास का मैथ है, राइट। अब इसको कैसे करते हैं ये आपका लुकआउट है, राइट। मेरा था कि भाई मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया, इसके बाद आप इसको पूरा तोड़ कर डेसिमल में ले आइए या इसको तोड़ लीजिए। एक बस इतना मैं श्योर शॉर्ट बोलूँगा कि पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू -1 मतलब 1 और -1 के बीच में ही आएगा, करेक्ट ना। 1 और -1 के बीच में क्यों, क्योंकि सर कॉस थीटा का वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही लाई करता है, करेक्ट। अब एक मिनट, इसका आंसर आपके पास है, ऑप्शन में जैसा दिया रहेगा। और ऑप्शन में अगर इतना ही दिया है, आप एग्जाम में बैठे हुए नीट का एग्जाम में, राइट, ये क्वेश्चन नीट का लेवल का है, एग्जाम में बैठे हुए और ऑप्शन में ही दिया रहेगा तो आप क्या बोलेंगे, नहीं फ्रैक्शन में क्यों नहीं दिए, मैं डिवाइड करके ही रखूँगा। ये बढ़िया है ना कि लाइफ ईजी है। ये स्कूल के एग्जाम में बैठे हुए हैं, टाइम नहीं बचाओ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि टीचर कॉपी खींच रहे हैं, आप भी खींच रहे हैं सर 2 मिनट दे दीजिए 2 मिनट। तो उस टाइम पे क्या करना है, बस यहाँ छोड़ दीजिए। आप 95% सॉल्व कर दिया, राइट। तो 5% के लिए आपको कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। पढ़िए। यस एक्स जे क्या है, क्वेश्चन पढ़ी तो मैंने क्या लिखा,
वैल्यू बताइए फास्ट, कौन सबसे फास्ट सॉल्व करके आंसर बताते हैं? आप लोग ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व करूं? ठीक है, ठीक। एक्स को कितना आया है? वेरी गुड, एक्स का वैल्यू है 9/4। वेरी गुड, वेरी गुड। किनका आंसर आया था 9/4? वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर इसको सॉल्व करने का तरीका यही था ना कि मैं कंडीशन लिखाया था कि दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या था? ए डॉट बी इक्वल टू 0। इज इट राइट? इसका मतलब और ए का वैल्यू कितना था? 2i अब प्लस 4j अब माइनस 5k इक्वल टू सॉरी डॉट 3i प्लस xj। आप अपने स्कूल के एग्जाम में तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना, अगर ओपन हो गया और सब्जेक्टिव एग्जाम रहा तो। अब चलिए क्या लिखेंगे? ax bx मतलब 6i सॉरी 6 ay by मतलब कितना? 4x और az bz मतलब कितना? -15 इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू 0। देन 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। देन x इक्वल टू कितना? 9/4। तो अब समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर का कंडीशन से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? यहां देख लीजिए, हो गया। टू 2.25 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए यहां तक हो गया सबका। एक और क्वेश्चन फॉर बेटर प्रैक्टिस बनाइए। a इक्वल टू 2i प्लस xj अब प्लस 4xk। देखिए तो कितना है? अब b इक्वल टू xi अब प्लस 3j अब प्लस x/2k। What is the value of x so that a and b are perpendicular to each other? What is the value of x so that a and b are perpendicular to each other? सॉल्व करेंगे? ठीक। यस x/2। 2 है किनका किनका 2 वैल्यू मिला है? रोहन।
और किसी का? दो वैल्यू। किनका? -3 किनका आया है? हाँ विपांशी, तो एक्चुअल में आप जब a डॉट बी कर रहे होंगे तो x का क्वाड्रेटिक मिल गया होगा नहीं? देखिए तो a डॉट बी इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिखते हैं? ax bx ay by प्लस az bz। तो ax bx मतलब 2x, करेक्ट। ay by का मतलब 3x और az bz का मतलब, और परपेंडिकुलर होने के लिए करना क्या था? 0, मतलब 5x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो भाई क्वाड्रेटिक है, इसका 2 तो रूट मिलना चाहिए ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर 2 रूट मिलेगा तो रियल है या अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ एक मिनट रुकिए, सीखिए अब यहाँ पे। तो ये तो पक्का पता होगा ना कि डिस्क्रिमिनेंट डी समझते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे, और डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 रहेगा मतलब रूट रियल नहीं रहेगा, राइट। और डी का वैल्यू अगर 0 हो गया मतलब दोनों रूट इक्वल रहेगा, शायद यही होता है, करेक्ट। और डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा तो 2 रूट मिलेगा, दोनों रियल रहेगा। तो इसको तो फैक्टराइजेशन करके भी तो बना सकते हैं। एक सौ कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे एक फैक्टर ए है, एक फैक्टर ए है, तो एक एक्स का वैल्यू 0, अगर इस टर्म को 0 करते हैं, और एक 5 प्लस 2x इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू कितना? -5/2, राइट। तो इसका मतलब आंसर आपका सिर्फ एक आंसर रहेगा या 2 आंसर रहेगा? 0 भी रहेगा और -5/2 भी रहेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट एवरीवन? चलिए, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा उसमें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस का भी तो क्वेश्चन आता है जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट रहता है, करेक्ट ना? आप समझे मैंने क्या बोला? क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है जिसमें 2 ऑप्शन रह सकता है, करेक्ट। हटाएं। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए। पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2, particle moving from point P1 to P2 under the influence of force F, under the influence of force F, then find out work done. Under the influence of force F, then find out work done. पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया है? P2, और किस फोर्स की वजह से गया है? इस फोर्स की वजह से। और मेरा फोर्स यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है? तो बार बार इस बात पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आपको वर्क डन का निकालने का भी फार्मूला सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए दिया हुआ है, राइट। वेरिएबल फोर्स का भी वर्क डन का फार्मूला नहीं बताया हूँ। कैसे, हाउ कैन वी फाइंड आउट द वर्क डन इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, ये अभी नहीं पढ़ाया गया है। चलिए सॉल्व कीजिए और वर्क डन का वैल्यू बताइए। कुछ ही स्टूडेंट आंसर दे पा रहे हैं, सारे स्टूडेंट को आंसर देना है। कितना आंसर आया है?
-60 आंसर मेरा +60 दिखा रहा है। -60 है +60 क्या है देखिए तो। आंसर -63 लग रहा है। क्या किसी का आया है -63? देखिए कहाँ पे मिस, यस सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले बताइए डेल्टा एक्स कितना है? डेल्टा एक्स है 3 राइट। डेल्टा वाई कितना है? एंड डेल्टा जेड कितना है? वेरी गुड। और यहाँ पे क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल पता है? नहीं राइट। तो कार्टेशियन सिस्टम से निकालेंगे, मतलब एफ डॉट डेल्टा आर करेंगे, और एफ डॉट डेल्टा आर के लिए ना एफ एक्स डेल्टा एक्स, एफ वाई डेल्टा वाई और एफ जेड डेल्टा जेड। एफ एक्स कितना 2, डेल्टा एक्स 3 और एफ वाई कितना 1 और डेल्टा वाई 1। एफ जेड कितना -10 और डेल्टा जेड कितना 7। क्या -63 आ जाएगा? ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। इसको हटाएं। इसको हटा रहा हूँ। कुछ खुद का भी तो होम असाइनमेंट बनाइएगा। चलिए आयुष कुमार समझ में आ रहा है? कहीं पे कोई प्रॉब्लम? अभिजीत देखा? अभिनव चक्रवर्ती, आकांक्षा, अंकिता नाथ, कहीं पे अंकिता नाथ। ओके आपको एक फार्मूला दिए थे याद है 7 स्टार करके। किसी वेक्टर का कितने डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं? इनफाइनाइट डायरेक्शन में। और उसमें फार्मूला क्या था स्टूडेंट? ए कॉस थीटा, और ए क्या था सर? मैग्नीट्यूड था ए का राइट। और थीटा क्या था? एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड योर रिक्वायर्ड डायरेक्शन राइट। तो भाई ये तो फार्मूला था ना, बट ये फार्मूला कहीं ना कहीं से तो किसी थ्योरी से आया होगा राइट। तो सर ये कहीं ना कहीं किसी थ्योरी से आया था, तो उसको तो उसी टाइम पे वहाँ पे डिस्कस करना चाहिए था। तो वहाँ पे राइट टाइम नहीं था। जिस टाइम पे मैं आपको ये फार्मूला सिखाया उस टाइम पे आपको मैं 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ाया था। इज इट राइट? तो एक्चुअल में इस फार्मूला का इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी भी वेक्टर का
किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक हो सकता है, इट राइट, इनफाइनाइट डायरेक्शन में हो सकता है, जो मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा। तो एक्चुअली उसका मेन कॉन्सेप्ट था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ ई। इसको पढ़ते क्या हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़िए, कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ई, राइट। उसका मेन की पॉइंट था उस वेक्टर का, और हर डायरेक्शन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, राइट। किसी भी डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाया गया है, उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को, राइट। तो एक्चुअल में मेन पॉइंट ये था कि किसी भी वेक्टर को किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए उस वेक्टर को उस रिक्वायर्ड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यस। और अगर ए का इसके साथ, तो यहाँ देखिए, इसका मतलब मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन ए है, तो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर तो रहा होगा ना, करेक्ट, जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहा होगा, और वो यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन की तरह के डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि यही तो रिप्रेजेंटेटिव है इसके डायरेक्शन का, राइट। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के लिए फार्मूला क्या होता है सर, ए का मैग्नीट्यूड, बोलिए मेरे साथ, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका इसके साथ डायरेक्शन, और इसका इसके साथ डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। और इसका वैल्यू कितना, 1, और इसका वैल्यू ए, राइट। समझ गए। तो अभी समझ में आया कि वो फार्मूला कहाँ से आया था, करेक्ट ना। तो मेन कॉन्सेप्ट ये फार्मूला था या मेन ओरिजिन ए था, और अगर ये नहीं जानते तो कहीं ना कहीं आपका, अगर ये सही से सेंस अगर नहीं, देखिए फास्ट होने के अगले अक्सर अगर मुझे ए पता रहेगा और थीटा पता रहेगा तो क्या लिखने का रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल नहीं, डायरेक्टली से काम चलाएंगे, राइट। बट समटाइम्स हो सकता है कि किसी डायरेक्शन में मैं आपको एंगल, किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए बोलूं और उस डायरेक्शन के साथ एंगल नहीं दिया हुआ हो, ऐसा हो सकता है, राइट। और उस केस में आपको एक कॉन्सेप्ट बचा के निकालेगा, ठीक है, करेक्ट एवरीवन। तो है यहाँ पे है कि सर इस पे एक एग्जाम्पल अगर हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, राइट, तभी समझ में आएगा कि एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया कि एक्चुअली फार्मूला कहाँ से आया था। इस फार्मूला का ओरिजिन क्या था कि आज को किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में, पार्टिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए उस वेक्टर का उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट लिया गया था, राइट। पूरा क्वेश्चन पढ़िए, मैंने क्या लिखा। बोलिए क्वेश्चन क्या है। मैंने दो वेक्टर दिया ए और बी, राइट, और किस वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करना और किस डायरेक्शन में, तो वेक्टर ए का कंपोनेंट सर ब्रेक करना है लेकिन बी के डायरेक्शन में, राइट। आज
जिस सेंस में मैं रिप्रेजेंट किया हूँ उसमें क्या ए और बी के बीच का एंगल पता है? नहीं पता है। तो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ऐसे ही लिखते हैं ना, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, करेक्ट। के लिए क्या करना है स्टूडेंट? ए का किसके साथ डॉट लेना है? बी के साथ या बी के यूनिट वेक्टर के साथ? यस। तो ए का वैल्यू 2i माइनस 4j अब प्लस 5k, इज इट राइट? अब डॉट बी का यूनिट वेक्टर के लिए क्या लिख सकते हैं? बी यूनिट वेक्टर ऑफ बी इक्वल टू वेक्टर बी बाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो यही तो सिखाया गया है। और बी का मैग्नीट्यूड कितना है? √14। वेरी गुड। अब यहाँ देखिए, क्या √14 को बाहर निकाल लें? निकाल सकते हैं। अब बोलिए, क्या यहाँ पे ax bx ay by और az bz हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 8 और माइनस 5, इज इट राइट? हाउ मच? -7/√14, राइट? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? एक ही बात तो है। तो एक्चुअली ए जो मिला, ए है कंपोनेंट ऑफ ए किसके डायरेक्शन में? बी के डायरेक्शन में, राइट? यहाँ तक आइए, हो गया ना? वेरी गुड। अब समटाइम्स ऐसा रहेगा कि ए वाला बात आप भूल गए, मेन सोर्स हो सकता है, क्योंकि हम लोग ए इक्वल टू ए कॉस थीटा मैं इतना बार बोला हूँ कि आपके दिमाग में ए बैठा हुआ है और ए भूल गए, और फिर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना कर आना है, तब क्या करेंगे? तो सर इसमें करना क्या? वेरी गुड। तो करना क्या है? ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, राइट? और थीटा क्या था? एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट? तो एंगल बिटवीन ए एंड बी मतलब कॉस थीटा इक्वल टू, फिर ये करेंगे ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड, राइट? और इस वैल्यू को यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। तो ए का ए क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, ए और कॉस थीटा के बदले ए डॉट बी और यहाँ पे ए बी, करेक्ट ना? अब माइंड 1 मिनट रुके, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा आप लोग को। यहाँ तक ऐसे करेंगे, ये वैल्यू यहाँ ले जाके पुट कर दिया। अब बाद में पता चला, कभी कभी ऐसा होता है ना कि घूम फिर के बस जहाँ से चलते वहीं पे पहुँच गए, कभी कभी रास्ता भटक जाइएगा तो जहाँ से चले वहाँ पे ही पहुँच गए, राइट? अब यहाँ पे आने के बाद आप एक काम करेंगे, ए डॉट, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी बाई बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी बाई बी है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड। और लास्ट में पता चला कि आपने तो यही काम किया। यस, घूम फिर कर आपने वही काम किया ना। अलग था या सेम था? सेम था। चलिए, इसका मतलब ये फार्मूला का ओरिजिन आज पता चल गया कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, राइट? इसका मतलब है कि अगर कोई वेक्टर दिया रहेगा और किसी डायरेक्शन का एंगल दिया रहेगा, वेल एंड गुड,
लेकिन इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन घुमा कर भी दिया जाएगा कि कोई एक वेक्टर ए है और कोई एक वेक्टर बी है और दोनों कार्टेशियन सिस्टम में, और ए का कंपोनेंट बी के तरफ या बी का कंपोनेंट ए के तरफ, तो हम लोग चाहेंगे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जितना भी लेक्चर 1 से लेकर अभी तक पढ़ाया हूँ सब का सही, जहाँ जहाँ पे जो फार्मूला आ रहा है एकदम रेडी रखिएगा, क्योंकि 1 से 2 क्लास के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम बनाना होगा। HC वर्मा में ही मोटा मोटी आपका 30 प्रॉब्लम हो जाएगा, वर्कआउट और एक्सरसाइज मिलाकर। और मेरे असाइनमेंट में जो भेजे हैं, असाइनमेंट तो भेजा होगा ना वेक्टर का, उसमें मोटा मोटी मिला जुला के शायद दोनों एक्सरसाइज मिलाकर 90 प्लस ही होगा, करेक्ट, 100 प्लस, यस। उसको मैं बता दूंगा कहाँ पे करना, अभी लेकिन नहीं स्टार्ट कीजिएगा, जब बोलेंगे तब स्टार्ट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।